कम बैक टू टॉपर सरदार 365। और जैसा कि आपको पता है एनईपी मैंने कवर कर लिया था और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लास्ट फ्यू क्लासेस से मेरा हेल्थ थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। और आज से मैं एक क्रैकर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नेम है EMRS 2025 क्रैकर सीरीज़। और इस क्रैकर सीरीज़ में टीचिंग एप्टीट्यूड से जितने भी क्वेश्चन आने हैं, मींस 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से आने हैं और आई थिंक 20 क्वेश्चन आपको डोमेन नॉलेज में पार्ट ए और पार्ट बी, मींस पार्ट बी में हमारा एनईपी है जो कि मैं कवर कर चुका हूँ, जो 10 मार्क्स का आएगा। इसके अलावा केस स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आने हैं, पेडागोजी के क्वेश्चन आने हैं, वो 20 मार्क्स के आएंगे। तो ओवरऑल ये जो भी टीचिंग रिलेटेड मटेरियल है वो 60 मार्क्स का आएगा। तो उसमें से एक जो हमारा पार्ट है एनईपी कंप्लीट हो चुका है 3 मार्क्स का, और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड देखने वाले हैं। इसमें 30 मार्क्स का ये आएगा, है ना। 30 मार्क्स भी काफ़ी होते हैं स्कोर करने के लिए, और आई होप ये आपको पसंद आएगा क्योंकि इसमें थ्योरी को भी मैंने अच्छे से समझाया है। इसके अलावा थ्योरी के साथ साथ ना मैंने MCQs भी दिए हैं, तो MCQs वगैरह आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख लेते हैं कि कुछ सेक्शंस हैं यहाँ पे जिनको हम देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने इसको 6 सेक्शंस में डिवाइड किया। तो फर्स्ट सेक्शन है हमारा टीचिंग, जिसमें टीचिंग नेचर, टीचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हम कंसेप्ट की बात करेंगे, लेवल्स की बात करेंगे और फंक्शंस की बात करेंगे। ओके, देन इसके बाद हमारा सेक्शन 2 विच इज़ अ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसमें हम कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर जो डोमेन्स हैं उनको देखेंगे। इसमें टेक्सोनॉमीज़ को पढ़ेंगे, ब्लूम की टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे, सिम्पसन, आर्चडेव, है ना, क्रॉथहोल, इन सब को पढ़ेंगे। इसके अलावा जो फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, इफेक्ट डालते हैं इन पे, जैसे कि टीचर है, लर्नर भी है, ऑब्वियसली इन्वायरमेंट भी होता है, और कंटेंट मतलब टीचिंग एड या उसको कैसे मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद हम 4th सेक्शन पे आएंगे जो कि है हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो आपको पता है टीचिंग एक आर्ट है और साइंस भी है, तो इसमें हमारा मेथड बहुत मायने रखता है कि मेथड हम कैसे, हमारा वे क्या है डिलीवर करने का। तो उसमें हम लेक्चर मेथड, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, ह्यूरिस्टिक, एक्टिविटी बेस्ड और कई सारे, आई थिंक 8 to 9 मेथड्स हैं टीचिंग के। वो मेथड्स तो कई सारे हैं लेकिन मैंने 8 to 9 आपकी इन स्लाइड्स में रखा है। इससे आपका इनफ मटेरियल आपका हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए। और 5th पे हम टीचिंग एड्स देखेंगे, मतलब ऑडियो एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल, ICT, है ना, जो कंप्यूटर रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। तो इन सबको हम देख लेंगे सेक्शन 5 में। ओके, एंड देन वी हैव द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इवेल्युएशन सिस्टम। तो इवेल्यूशन सिस्टम जितने भी टाइप का होता है, जैसे फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव होता है, डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, CC होता है ना, जो NCF का बहुत 2005 से चला आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ऐसे हम करके 30 मार्क्स कवर कर लेंगे, 30 आउट ऑफ 30। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप बिल्कुल बिलीव रखिएगा। तो आप जो मैंने सीरीज स्टार्ट की क्रैकर सीरीज, इसमें आप बिल्कुल जी जान से लग जाइए क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट 1 से। ओके, तो सेक्शन 1 जो हमारा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेक्शन 1 में हम टीचिंग नेचर, पार्डन, एक मिनट की ज़रा मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ जी, ठीक है। तो टीचिंग का हम नेचर देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और बेसिक रिक्वायरमेंट इसकी क्या है उसको भी देखेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। होप आपको पसंद आएगा, आप लगे रहिए और आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपका अच्छे से एग्ज़ाम जाए और मैं होप करता हूँ कि 30 से 30 मार्क्स आप कवर कर लें। तो सबसे पहले हम देखेंगे नेचर ऑफ टीचिंग। तो नेचर ऑफ टीचिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी एक मतलब क्या होता है टीचिंग बेसिकली। तो टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक, पर्पसफुल एंड इंटरेक्टिव प्रोसेस है बिटवीन टीचर एंड लर्नर। मतलब क्या होता है कि इसमें 2 पोल होते हैं, है ना। मैंने आई थिंक एक लेक्चर और लिया है, उसमें मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है। तो देयर आर 2 पोल्स, और एक थ्योरी में 3 ट्राइपोलर प्रोसेस भी है। तो पोल्स मतलब ये है कि एक टीचर है और एक लर्नर है, उसके अलावा एक एनवायरनमेंट भी होता है। तो
इसमें टीचर और लर्नर जो है, जैसे टीचर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लर्नर डिपेंडेंट वेरिएबल है। ऑब्वियसली टीचर जो पढ़ाएगा उस पर वो डिपेंडेंट है जिस वे में पढ़ाएगा। तो ये एक कैसा प्रोसेस है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है और एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव मतलब आपस में इंटरेक्शन होगा, क्वेश्चन आंसर्स का, थॉट्स का, स्किल्स का, है ना। और पर्पसफुल क्यों, किसी पर्पस के लिए ही सिखाया जा रहा है। जैसे अगर आज मैथ की क्लास ले रहा हूँ तो मैथ पढ़ाने के लिए तो क्लास ले रहा हूँ, है ना। अगर मैं इंग्लिश की क्लास ले रहा हूँ तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए क्लास ले रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा और बंदा हिंदी सीख जाएगा, स्टूडेंट हमारा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और सिस्टमेटिक क्या होता है, एक सिस्टम से चलते हैं। जैसे हम लेसन प्लान बनाते हैं, हम ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं कि आज हमको ये पढ़ाना है, इतना डिलीवर करना है, फिर उसके बाद हम इवैल्यूएट करते हैं। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। तो ऐसा सा हम एक सिस्टम को फॉलो किया जाता है। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या है, एक सिस्टमेटिक और पर्पसफुल इंटरेक्टिव प्रोसेस है किस किस के बीच, टीचर और लर्नर के बीच। इट एम्स टू डिलीवर डिजायरेबल बिहेवियरल चेंज इन लर्नर्स। तो एक जो हम कि इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि एक हम मतलब एक चाहते हैं एक बिहेवियर में चेंज करना लर्नर के। जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट है ना, लेट सपोज इफ देयर इज अ स्टूडेंट हु इज़ हैविंग लिटिल बिट काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स, ही इज़ नॉट एबल टू he is juggling between these formulas and theories। तो हम क्या करेंगे, वी विल क्या उसको थोड़ा फैसिलिटेट करेंगे कि भाई चलो ये मेथड आपको नहीं आ रहा तो मैं दूसरे मेथड से आपको बताता हूँ, दूसरा नहीं आ रहा तो तीसरे मेथड से बताता हूँ। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक उसके अंदर चेंज लेके आएंगे जो हम चाहते हैं उस हिसाब से। उसके अलावा हमको कई सारे चीज़ें यूज करनी पड़े, मेथड यूज करने पड़े, ठीक है। तो नेचर टीचिंग का ऐसा होना चाहिए। की पॉइंट्स क्या हैं, ये एक आर्ट भी है, एक साइंस भी है। आई थिंक मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। सिर्फ ये आर्ट नहीं है, जैसा कि बोल देते थे कुछ लोग पहले के टीचिंग इज़ आर्ट, ऐसा नहीं है। टीचिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। कैसे है, अगर आर्ट की बात करें तो आर्ट में क्रिएटिविटी होती है, कम्युनिकेशन होता है, एम्पैथी होती है। तो क्रिएटिविटी मतलब एक कुछ नोवेलिटी हो, कुछ नया है। कम्युनिकेशन, आर्ट में कम्युनिकेशन भी होता है। आप जैसे आप डांस कर रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, तो एक कम्युनिकेट कर रहे हो अपने मैसेज को या नहीं कर रहे हो। एम्पैथी मतलब एक इमोशंस आपके निकल के आए हैं सामने, तो एम्पैथी वाला फैक्टर भी आता है। साइंस क्या होता है, एक प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और मेजरेबल होता है। साइंस क्या, एक फैक्ट पे बात करता है, हमेशा लॉजिक पे बात करता है, रीजनिंग पे बात करता है। तो साइंस का एक प्लान्ड अप्रोच को लेके चलता है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में चीज़ों को रखता है ना। तो एक ये मेजरेबल भी है, ऐसा नहीं है कि एक अनलिमिटेड आपको जो भी करना है, मतलब आप दूसरी डायमेंशन में जा रहे हैं। तो ये आर्ट भी है और एक ये क्या है, साइंस भी है। तो दोनों चीज़ें हैं ये, ओके। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई है। अब आप जो एनईपी पढ़ोगे उसमें भी मल्टी डायमेंशनल और होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करी है। होलिस्टिक मतलब होता है कि जितने भी डोमेन हैं, जैसे कॉग्निटिव डोमेन है, अफेक्टिव डोमेन है, साइकोमोटर है। कॉग्निटिव मतलब बोले तो हमारे हेड की बात हो गई, अफेक्टिव की मतलब बात हो गई हमारे हार्ट की बात हो गई, और साइकोमोटर मतलब पूरे ओवरऑल ये लिम्स की बात है, ये जितने भी लिम्स वगैरह की बात है जो हम सेंस ऑर्गन का भी यूज करते हैं, तो उसमें साइकोमोटर की बात हो गई। तो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। टीचिंग मतलब क्या है, एक होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है एक लर्नर का, ओके। तो ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग पे बेस्ड है टीचिंग। तो अभी कई सारी साइकोलॉजीज आ चुकी हैं, कई सारी थ्योरीज प्रपाउंड हो चुकी हैं। तो उस बेसिस पे जो प्रिंसिपल प्रपाउंड किए गए हैं लर्निंग के, तो उनको कोशिश की जाती है उनको फॉलो करके, उनको इम्प्लीमेंट करके बच्चे को अच्छे से समझाया जाए, पढ़ाया जाए, ओके। और क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग का नेचर है कॉन्टीन्यूस, डायनेमिक एंड गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। तो एक टीचिंग कंटिन्यूसली आपको पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है बीच में ब्रेक ले लिया तो रिदम ब्रेक हो जाएगा। डायनेमिक क्या है, आप ये नहीं सोच सकते कि अगर मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ तो फिर मैं एक सोशल साइंस की किसी एक केस स्टडी की या किसी टॉपिक की एक एनालॉजी नहीं ले सकता। तो एक डायनेमिक है, एक सब्जेक्ट बाउंडेड नहीं है, आप कहीं कहीं और उसका एग्जांपल कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस है, ये डायनेमिक है और गोल डायरेक्टेड है। मेरा गोल है कि आज मेरे को इतना डिलीवर करना है और मैं चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट एटलीस्ट 15 में से 10 मार्क्स लेके आएँ, 12 मार्क्स लेके आएँ। तो मेरा गोल है कि इतने नहीं आएंगे तो मैं इतने अगर मार्क्स आ गए तो मैं मानूंगा कि मेरा जो स्टूडेंट है, मैंने जो डिलीवर किया वो वहाँ तक पहुँचा है, ओके। एंड इट इन्वॉल्व्स कम्युनिकेशन, गाइडेंस, मोटिवेशन एंड एवेल्यूएशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन ऑब्वियसली कम्युनिकेट करेंगे तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। गाइडेंस दिया जाएगा लर्नर के थ्रू, और कई सारे फैक्टर्स होते हैं, एनवायरनमेंट भी गाइड करता है।
मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। कई बार मोटिवेशन ज़रूरी होता है। अगर कोई, जैसे एक डॉग है, डॉग सो रहा है आराम से, है ना, उसको कोई इशू नहीं है, सो रहा है, आप बुलाते रहोगे नहीं आएगा। आप एक ब्रेड निकाल के दोगे या कोई बिस्किट निकाल के करोगे तो स्मेल करता हुआ आ जाएगा, सोते वैसे भी आ जाएगा। क्यों? मोटिवेशन है खाने का। तो ऐसे ही स्टूडेंट में मोटिवेशन होना चाहिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए, है ना। एक मोटिवेशन होता है अच्छा मार्क्स लाना है मुझे, या फिर मोटिवेशन होता है कोई स्किल सीखनी है या कोई सब्जेक्ट को सीखना है, कंसेप्ट को सीखना है, तो ये होता है। एवेल्यूएशन में क्या होता है? एवेल्यूएशन में एवेल्यूएट करते हैं कि जो पैडागोजिकल हमने मेथड्स यूज किए हैं वो अच्छे तरीके से लर्नर तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। तो ये एवेल्यूएशन वाला पार्ट हो गया। अब टीचिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। टीचिंग क्या है? टेलिंग नहीं है कि मैं आया अब मैं बता गया। अब जैसे ये स्लाइड है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अब मैं सिर्फ क्या करूँ, स्लाइड पे जो वर्ड होते हैं, जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको बोल दूँ बस, इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, है ना। तो टीचिंग क्या? टेलिंग नहीं है, इट मीन्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग। लर्निंग को फैसिलिटेट करना है आपको, डिफरेंट मेथोलॉजीज़ यूज करनी है, डिफरेंट पेडागोजिकल मेथड्स यूज करने हैं आपको, कुछ ना कुछ तरीके से कैसे भी अपना काम करना है। वो क्या है? आपको टीचिंग करनी है, आपको लर्नर तक आपको पहुंचाना है आपके मैसेज को, आपके कंसेप्ट को। अब देख लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हम देख लेते हैं। तो जी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी? एक तो ये गोल ओरिएंटेड है। क्या, किस चीज़ पे गोल है इसका? फोकस इज़ ऑन लर्निंग आउटकम्स। ये हमारा गोल है। लर्निंग आउटकम क्या है? अगर मैंने आज मतलब मैंने 1 मंथ में 5 चैप्टर्स हिंदी के निपटा दिए, मतलब ख़त्म कर दिए, तो उसके बाद अब मैं ये मान लूँ कि मेरा गोल कंप्लीट हो गया है? नहीं मान सकता ना मैं, जब तक मैं ये ना देख लूँ कि वो जो मैंने पढ़ाया वो मेरे स्टूडेंट तक पहुँचा नहीं। अब पता कैसे चलेगा? मैं टेस्ट लूँगा, वीकली टेस्ट लूँगा, मंथली टेस्ट लूँगा, मैं उनसे डिसाइड करूँगा। तो मेरा लर्निंग आउटकम मेरा गोल बताएगा। अगर कुछ इशू लगता है मुझे, किसी पर्टिकुलर चैप्टर में इशू है, तो मैं उस चैप्टर को दोबारा पढ़ाऊँगा या कुछ दूसरा मेथड यूज करूँगा। तो ऐसा हमको करना पड़ता है। तो ये गोल डायरेक्टेड प्रोसेस है। इंटरेक्टिव है। इंटरेक्टिव कैसे है? इट इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड लर्नर। तो अगर लर्नर ही क्वेश्चन पूछता रहे और टीचर आंसर ही नहीं दे, उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए आंसर्स के थ्रू, तो फिर एक बोरिंग प्रोसेस हो जाएगी। एक बार पूछेगा, 2 बार पूछेगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि वो क्या है, एक्टिव पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है ना। तो थोड़े टाइम बाद वो पैसिव लर्नर हो जाएगा। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और फिर अगर टीचर ऐसा है कि टीचर पढ़ाने को चाहता है लेकिन जो लर्नर्स हैं वो बोर हो रहे हैं, मतलब जो भी रीज़न है, वट एवर दे आर सर्टेन रीजन्स बोर होने के लिए, तो टीचर अगर पढ़ाना चाह रहा है और लर्नर सामने से अच्छे से पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो टीचर को भी लगेगा यार कि मतलब उसके अंदर एक मोटिवेशन नहीं आएगा। तो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है, दोनों को एक्टिव पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस प्रोसेस के लिए, प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक। तो ये क्या होता है, टीचिंग में एक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चरल अप्रोच की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर दोगे। ये आपको प्लान करना पड़ेगा कि मैं पहले मैं एडिशन बताऊंगा, फिर मैं सब्ट्रैक्शन बताऊंगा। अगर एडिशन आ गए तो एडिशन मतलब मैं मल्टीप्लिकेशन बता सकता हूँ, सब्ट्रैक्शन आ गया मतलब मैं डिवीज़न बता सकता हूँ। तो एक अप्रोच को लेके चलेंगे, एक प्लान और सिस्टमेटिक वे को लेके चलते हैं ना। ओके, इसके बाद आता है एडेप्टिव। मतलब एडेप्शन क्या होता है कि एक फ्लेक्सिबल रहना है हमको एक लर्नर के। अब देखो लर्नर की नीड के हिसाब से, अब देखिए एक क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं, डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, डिफरेंट उनके सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड्स होते हैं उस हिसाब से आते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि हर स्टूडेंट आइंस्टीन है, आइंस्टीन का बच्चा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमको थोड़ा एक फ्लेक्सिबल होना पड़ता है स्टूडेंट के हिसाब से। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसके ग्रेड्स 90% एंड अबव आते हैं, और कोई स्टूडेंट उसके 70 के आसपास आते हैं। कोई बंदा है जो स्ट्रगल करता है पास होने के लिए भी, तो अब हमको उसको क्या बोलेंगे? जो पास होने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो उससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? एटलीस्ट पहले ये पास हो, उसके बाद 60s में आए, 70s में आए, ऐसा करेंगे ना। तो थोड़ा हमको एडेप्ट करना पड़ता है उसी हिसाब से। ऐसा नहीं है हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 90% लेके आए, ऐसा नहीं कर सकते। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। एवेल्यूएशन बेस्ड क्या होता है? तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक कैसे मिलेगा? आप टेस्ट लेंगे, मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, तो ओवरऑल हम जज करेंगे कि कितने परसेंट लोगों के कितने परसेंट मार्क्स आए, तो उससे हम जज कर लेंगे कि मतलब मेरी जो टीचिंग है वो स्टाइल पसंद आई या नहीं आई स्टूडेंट्स को, तो उस हिसाब से
समझ में आ जाएगा, तो इवेल्यूशन भी हो जाएगा, हमारा भी और स्टूडेंट का भी। ह्यूमनिस्टिक क्या होता है, ये एम्पैथी, वैल्यूज़ और सोशल ग्रोथ को आ, वो करता है, फैसिलिटेट करता है। ह्यूमनिस्टिक कैसे, जैसे स्टूडेंट है ना, और आप उस पर बहुत ज़्यादा रूड नहीं हो सकते। अब तो खैर पहले का ज़माना लगता हमारा, जब हमारा मतलब मैं भी इतना ओल्ड नहीं हूँ, लेकिन जो सुनते हैं हम, मेरे टाइम पे भी पिटाई ऑलमोस्ट चलती थी, और उससे पहले तो काफ़ी पिटाई चलती थी। जो सुना है हमने अपने टीचर्स लोग से, उनको बहुत मारा जाता था। अब तो ऐसा है नहीं, अब तो अगर स्टूडेंट अगर अच्छे मेंटल स्टेट में नहीं है तो उसको थोड़ा हम क्या है, थोड़ा ग्रीस अप करते हैं, थोड़ा उसको इंसेंटिव देते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं ना। तो ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ भी दी जाती हैं, जैसे जेंडर बाइस नहीं देखना होता है हमको, जेंडर बाइस ना हो, है ना। जितना गर्ल्स को हम जितना बॉयज़ को कर रहे हैं प्रमोट, उतना गर्ल्स को बल्कि इवन ज़्यादा ही करें, है ना। सोशल ग्रोथ को भी देखना होता है कि सोशली बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके, चलिए फिर हम आगे। आई थिंक ये आपकी तैयार हो गई होगी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें गोल ओरिएंटेड है, इंटरेक्टिव है, प्लान एंड सिस्टमेटिक है, एडेप्टिव है, एवोल्यूशन बेस्ड है और ह्यूमनिस्टिक है। ओके, ठीक है, चलिए चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स पे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के, तो ऑब्जेक्टिव इसका कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट ये है कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन व्हाट लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू अचीव आफ्टर इंस्ट्रक्शन। इसका ये डिफाइन करते हैं कि इंस्ट्रक्शन के बाद क्या अचीव हुआ है स्टूडेंट्स में, है ना। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया तो क्या अचीव हुआ, ये तो ऑब्जेक्टिव होगा मेरा। आज जो भी ऑब्जेक्टिव होगा वो क्या होगा कि आज मेरे को इतना फिनिश करना है, उतना बच्चे को समझ में आना चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव होगा। दे गाइड करिकुलम डिज़ाइन, टीचिंग मेथड्स एंड एवेल्यूशन। करिकुलम मतलब ये होता है कि आपको ओवरऑल पूरे साल भर किस हिसाब से पढ़ाया जाएगा, आपके टेस्ट कब लिए जाएंगे, आपके कितने चैप्टर कब ख़त्म किए जाएंगे। इवन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी एक पूरा एक कह सकते हैं कि बनाया जाता है सिस्टम एनुअल फंक्शंस का, जिसमें आपकी कई सारे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं, है ना, स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं, तो सब कुछ पे ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा ये टीचिंग मेथड्स को भी गाइड करता है कि टीचिंग मेथड हमारे फॉल्टी तो नहीं है, कोई हम बायसनेस तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो टीचिंग मेथड भी देखा जाता है। और एवेल्यूशन के बारे में आपको बता चुका हूँ, तो ये तीनों चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं, है ना। इवन करिकुलम डिज़ाइन भी। तो एक कोड देख लेते हैं, विच इज़ ऑब्जेक्टिव्स आर द डिज़ायर्ड लर्निंग आउटकम्स ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, एक डिज़ायरेबल लर्निंग आउटकम्स हैं किसके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर डोमेन्स बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ बेंजामिन एस ब्लूम। तो भाई ये नाम आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बंदा है ये ब्लूम, जिसकी टैक्सोनॉमी आपको पढ़नी है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इन्होंने कुछ काम किया था, इनकी बुक्स थी, इवन एक बुक तो नहीं, काफ़ी सारी बुक्स लिखी इन्होंने के एसोसिएट ने। तो इन्होंने मेजरली 3 डोमेन के बारे में बात की ना। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं टीचिंग के, उनको देख लेते हैं दोबारा से थोड़ा। ये क्या करेंगे, डेवलप करेंगे नॉलेज को, स्किल्स को, एटीट्यूड्स को और वैल्यूज़ को। नॉलेज आपको पता है क्या होती है, नॉलेज मतलब है किसी भी सब्जेक्ट के बारे में एक हमारी एक पास्ट थ्योरी है, एक हमारे दिमाग में कुछ है कि कंसेप्ट है, दैट इज़ नॉलेज। स्किल क्या है कि आप कह सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे आप सॉल्व करते हैं, ये आपके वे पर डिपेंड करेगा, तो वही क्या होगा, वो स्किल होगा। एटीट्यूड क्या है, आप इस किसी प्रॉब्लम को किस तरीके से देखते हैं, वरना एक पेसिमिस्ट वे में देखते हैं, ऑप्टिमिस्ट वे में देखते हैं, एनर्जेटिक वे में देखते हैं, या एक कैसी अप्रोच रहती है आपकी, उस पर डिपेंड करता है। वैल्यूज़ क्या हैं आपकी, मतलब किस हिसाब से आप चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं। मतलब कई स्टूडेंट देखा हुआ उनमें मोरल वैल्यूज़ नहीं होती, नहीं अच्छे से मोरल वैल्यूज़ होती हैं उनके अंदर, और कई में बहुत ज़्यादा मोरल वैल्यूज़ होती हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एम्पैथी होती है, बहुत कुछ होता है। तो ये सब चीज़ें भी ऑब्जेक्टिव्स में आती हैं टीचिंग के। इट फोस्टर्स क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब होता है कि पूछना, क्वेश्चन पूछना, सही और गलत का एक जो कहते हैं ना कॉन्साइंस, विवेक जिसकी बात होती है, तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात है यहाँ पे, और क्रिएटिविटी की बात, मतलब क्रिएटिव कैसे होगा। कुछ क्रिएट करने के लिए क्रिएटिविटी चाहिए होती है, नोवेलिटी चाहिए होती है। तो ये क्या करता है, फोस्टर करता है क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी को। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को इनकरेज करता है।
अब मुझे अगर किसी ने अच्छे से अगर कुछ बायो पढ़ाया होगा तो मैं आगे जाके भी बायो में जब भी मैं पढ़ूंगा तो मुझे एक इंटरेस्ट आएगा, लाइफ लॉन्ग मैं सीखता रहूँगा, क्योंकि जो मैंने पास्ट में थ्योरीज़ देखी हैं, पास्ट में जो मेथड था सर का, वो मेरे को इतना अच्छा लगा होगा कि मैं अभी भी उस मेथड को फॉलो करता हूँ, या मेथड को नहीं फॉलो करता हूँ तो एटलीस्ट वो मेरी पास्ट नॉलेज है ना, जो न्यू नॉलेज है उसके साथ क्या कर जाएगी, समअप कर जाएगी, एक एडिशन करेगी। इसके अलावा इट प्रमोट्स मोरल, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या करता है, मोरल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट को बात को करता है। मोरल मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, इसके बीच की जो डिस्टिंक्शन जिसको पता होती है वो होता है मोरल बंदा। जैसे 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 एल्डर्स हैं, उनकी उनकी हेल्प करनी चाहिए। जैसे अगर उनको क्रॉस करना है, रोड क्रॉस करना है, तो आप उनकी हेल्प करें, अगर वो नहीं खुद से कर सकते तो ये मोरल वैल्यू का पार्ट है ना। जैसे आपको थीफ नहीं बनना है, डकैत नहीं बनना है आपको, है ना, तो मोरलिटी की बात है, आपको हार्ड वर्क करना है, एक अच्छा एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना है। इमोशनल की बात है, मतलब ये प्रमोट करता है इमोशनल, जिसको कहते हैं कि बिना इमोशंस के कुछ भी नहीं होता है, तो हमको एक इमोशनली स्टूडेंट से या जो लर्नर है इमोशनल एक बॉन्ड बनाना होता है। सोशल डेवलपमेंट, हम चाहते हैं कि स्टूडेंट को वो सारी वैल्यूज़ इनकलकेट करें उसके अंदर जो स्टूडेंट को समझ में आए, उसके कह सकते हैं कि वो उसको सोसाइटी में रहने के लिए हेल्प करे, तो इस सोशल डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। टीचिंग एम्स एट होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक मतलब ओवरऑल वाली बात हो रही है। ओवरऑल मतलब होता है, ठीक है, होलिस्टिक ग्रोथ, तो जिसमें कि हेड जो कॉग्निटिव डोमेन को रिप्रेजेंट करता है, हार्ट और साइकोमोटर। ठीक है, तो ये 3H जो डोमेन है ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन लर्नर्स शुड अचीव देयर इंस्ट्रक्शन, दे आर ऑफन फ्रेम्ड यूजिंग एजुकेशनल टैक्सोनॉमीज। तो अब इसमें हम ब्लूम की और क्रेथहॉल वगैरह की टैक्सोनॉमीज को पढ़ेंगे। इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए। एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज का एक्विजिशन और अंडरस्टैंडिंग ये जनरल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, ये भी है। फॉर्मेशन ऑफ वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड बिलीव्स, ये भी है। इसके अलावा प्रमोशन ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिटिकल एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये भी है। तो आप इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, आप एक बार देख लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए इसको। ओके, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे हमारे डोमेन्स, जो कि है कॉग्निटिव जो नॉलेज बेस्ड होता है, अफेक्टिव है जो एटीट्यूड बेस्ड होता है, और साइकोमोटर जो स्किल बेस्ड होता है। ओके, चलिए फिर अब जो 3 डोमेन्स आते हैं इनके बारे में आई थिंक मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी देख लेते हैं। डोमेन है हमारा कॉग्निटिव, इसमें फोकस एरिया क्या रहेगा, नॉलेज और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़। ये किसने दिया था, ब्लूम ने दिया था 1956 में। इसको बाद में फिर इसको थोड़ा एडिशन करके 2001 में रिप्रेजेंट किया। क्रेथहॉल ने भी इस पे काम किया। और अफेक्टिव में हम देखते हैं एटीट्यूड, वैल्यूज और इमोशंस को, तो ये कुल मिला के ये हार्ट वाली बात है। ये क्रेथहॉल ने 1964 में प्रपोंड किया था ये टैक्सोनॉमी। इसका आते हैं हम साइकोमोटर पे। साइकोमोटर में फिजिकल स्किल्स और एक्शंस, इसको सिम्पसन और डेव ने, RH डेव ने प्रपोंड किया था इस टैक्सोनॉमी को। तो अब हम टैक्सोनॉमीज़ पर बढ़ते हैं। चलिए फिर टैक्सोनॉमीज़ देख लेते हैं। तो ब्लूम ने टैक्सोनॉमी दी थी, इसने बहुत अच्छे से टैक्सोनॉमीज़ मतलब डोमेन्स पे काम किया था। तो अपने जो थ्योरी है इसने प्रपोंड की, इसको एंडरसन और क्रेथहॉल इन्होंने रिवाइज़ किया था 2001 में। ये आपको याद रखना है, इसको रिवाइज़ किया था क्रेथहॉल और एंडरसन ने 2001 में। तो अभी मैं आपको बता दूंगा, है ना, बता दूंगा कि इसमें एक्चुअली में क्या क्या नया था, क्या पुराने में क्या था और इसमें क्या था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एक लेवल डिस्क्रिप्शन और एग्जाम्पल वर्ब्स, इसमें एक्शन वर्ब्स का यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेज है हमारी रिमेंबर। अच्छा, आपको ये याद रखना है, ये हायर लेवल है, हॉर्स है, और ये मतलब अगर पिरामिड की बात करें तो ये ऊपर है और ये नीचे वाला पार्ट नीचे है। तो रिमेंबर में रिकॉल, इसमें क्या कहते हैं, हम फैक्ट्स को रिकॉल करते हैं। उसमें क्या कहते हैं, लिस्ट, डिफाइन और आइडेंटिफाई जैसी वर्ब्स को देखा जाता है। अंडरस्टैंड में कंसेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, और उसमें डिस्क्राइब और समराइज जैसी वर्ब्स को देखा जाता है। अप्लाई में हम नॉलेज को यूज़ करते हैं, उसमें सॉल्व, यूज़ और इम्प्लीमेंट
को देखा जाता है। एनालाइज करते हैं तो क्या करते हैं हम, पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं इनको, तो कंपेयर और एग्जामिन करने में हेल्प मिलती है। एवेल्यूशन स्टेज में क्या करते हैं, जजमेंट करते हैं और असेस करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ओके, क्रिएट में क्या करते हैं, नए आइडियाज़ करते हैं और डिज़ाइन और डेवलप करते हैं इस चीज़ को। तो सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ से हटाऊँ क्योंकि ये मैंने देखा नहीं और बताया आपको। ये सबसे ऊपर का लेवल होता है, ये होता है हायर लेवल पे ना, ये हायर लेवल पे, और ये लोअर लेवल है हमारा ऐसे। वो पिरामिड उल्टा समझ लो आप, इसको उल्टा समझ लो, वो पिरामिड है। तो अब यहाँ पे इसका निमोने का आपको याद रखना है RUAAEC, इसमें रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज और एवेल्यूएट और क्रिएट, ये आपको याद रखना है, इससे आपको याद हो जाएगा। रुआइक, RUAAEC। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्रैथहोल ने जो 1964 में एक अफेक्टिव डोमेन पे टैक्सोनॉमी दी थी, इसको देख लेते हैं। की नोट क्या है इसमें, इट फोकसेस ऑन फीलिंग्स, एटीट्यूड एंड वैल्यू डेवलपमेंट। फीलिंग्स, एटीट्यूड और जो वैल्यू डेवलपमेंट है, जो हार्ट वाला पार्ट है, वो इन्होंने कवर किया अफेक्टिव डोमेन से। आप खुद ही समझ सकते हैं अफेक्टिव मतलब जो आप पे इफेक्ट करे। अब दिमाग पे तो इफेक्ट करेगा नहीं, दिल पे इफेक्ट करेगा ऑब्वियसली। तो लर्निंग ईयर मूव्स फ्रॉम अवेयरनेस से इंटरनलाइजेशन पे आती है। एक हम क्या करते हैं, एक हम सोशली अवेयर होते हैं आसपास की चीज़ों से, फिर उसको इंटरनलाइज कर लेते हैं, अपने आत्मसात कर लेते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, लेवल में रिसीविंग होती है। रिसीविंग में अवेयरनेस और अटेंशन का इसका मतलब होता है अवेयरनेस होना, अटेंशन होना। इसमें हम क्या करते हैं, लिसन करते हैं, अटेंड करते हैं, नोटिस करते हैं। इसके बाद इसमें हम देखते हैं रिस्पॉन्डिंग, उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, इसमें आंसर, पार्टिसिपेट और कंप्लाई करते हैं। वैल्यूइंग, क्या वैल्यू करते हैं, एप्रिसिएशन शो करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं किसी की, अप्रिशिएट करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो हम न्यू वैल्यूज़ को ओल्ड वैल्यू से इंटीग्रेट कर देते हैं, जिसमें वैल्यू हायरार्की बनती है कि अब ये फिर ये लेवल बढ़ाते जाते हैं। करेक्टराइजेशन में क्या होता है, इसमें वैल्यू को इंटरलाइज करते हैं और एक्ट कंसिस्टेंटली, मतलब बार बार उसी वो जो वैल्यू हमारे अंदर है हम वैसे ही बिहेव करें। तो ये लिव बाय एथिक्स एंड बिलीफ्स, जैसे कि मुझे एथिक्स पसंद है, बिलीफ्स पसंद है, मोरल वैल्यूज़ पसंद है, तो उस पर जीने की कोशिश करते हैं। हम सभी लोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग कुछ एक्सटेंट तक सक्सेसफुल वो हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट लाइफ में। तो फोकस इसमें क्या होता है, वैल्यूज़ और इमोशनल मैच्योरिटी पे फोकस होता है। ये आपको याद रखना है, मेन चीज़ है ये, है ना। चलिए ये मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और आप स्लाइड्स देख लीजिएगा तो इससे आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि इतना एक्सप्लेन करूँगा तो फिर लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, और एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं और अच्छे से डिटेल में, लेकिन उसके लिए फिर हम आगे कभी क्लास लेंगे और तो एक एक टॉपिक अच्छे से हाफ एन आवर डिटेल डिस्कस करूँगा। RH डेव की साइकोमोटर टैक्सोनॉमी जो 1970 में इन्होंने दी थी, इसमें क्या है, लेकिन लेवल है इमिटेशन का, जिसमें मॉडल को कॉपी किया जाता है। ओके, और टीचर डेमो को देखते हैं हम। मैनिपुलेशन है इसमें, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं। प्रिसीजन क्या होती है, प्रिसीजन मतलब होता है एक्यूरेसी करना उस चीज़ को, तो मैप्स वगैरह हम अच्छे से बना पाएँ। आर्टिकुलेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेट एक्शन, जैसे कि मशीन्स वगैरह को ऑपरेट करना हो, तो अब जैसे मुझे अब A स्विच पे काम करना है, B स्विच पे, C स्विच पे, तो अच्छे से मैं ऑपरेट कर पाऊँ, तो आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ मैं अपने एक्शंस को। और एक होता है नेचुरलाइजेशन, जिसमें ऑटोमेटिक स्किल्स आ जाती हैं, मतलब अच्छे से कर सकते हैं। हमारे माइंड में एक सिस्टम डेवलप हो जाता है कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, अब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हाई लेवल था। सिम्पसन साइकोमोटर डोमेन्स, इसमें क्या है, इसमें फोकस है फिजिकल स्किल्स पे और मोटर कोऑर्डिनेशन। जहाँ कहीं भी मोटर वर्ड आएगा इसका मतलब होता है लोकोमोशन की बात हो रही है, मतलब हाथ चलेंगे, पैर चलेंगे, मुंह चलेगा, मतलब हमारे लिम्स चलेंगे ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से बात होती है। इसमें सेंस जो सेंसेस, 6 सेंसेस ऑर्गन्स हैं, उनकी भी बात होगी। तो परसेप्शन, जो हम परसीव करते हैं, जो हम देखते हैं, हाँ, मतलब कई चीज़ों से परसेप्शन हो सकता है, आई से हो सकता है, स्मेल से हो सकता है, टेस्ट से हो सकता है, तो परसीव करते हैं, सेंसेस को यूज करते हैं। हमारे 6 सेंसुअल ऑर्गन्स होते हैं, है ना, तो सेंस यूज करते हैं, तो उससे क्या हेल्प मिलती है, ऑब्जर्व करने की हेल्प मिलती है एक्यूरेटली, उसका हम सेट करते हैं,
सेट हो जा, मतलब एक लेवल है सेट का जिसमें रेडीनेस दिखती है, टूल्स को प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद गाइडेड रिस्पॉन्स होता है। गाइड रिस्पॉन्स मतलब ट्रायल एंड एरर करते हैं, ये मेथड सही नहीं है तो दूसरा करेंगे, दूसरा नहीं तो तीसरा करेंगे, जब तक हो नहीं जाएगा। वो कई बार एक चीज़ सही हो जाएगी तब हम उसको मानेंगे कि हाँ अब ये सही से हुआ है। इसको गाइडेंस के हिसाब से ही, कोई गाइडेंस है तभी परफॉर्म करेंगे। मैकेनिज्म में हैबिचुअल स्किल की बात होगी, और इसमें क्या करेंगे हम, फ्लुएंटली टाइप कर पाएंगे किसी चीज़ को। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, ये क्या होता है, ये कोऑर्डिनेशन की बात है। इसमें जैसे लैब डाइसेक्शन वगैरह करते हैं, जैसे फ्रॉग दिया हमको, रेड दिया, उसको डाइसेक्ट करना है, उसकी एनाटॉमी को देखना है। एडेप्शन में क्या करते हैं, मूवमेंट को मॉडिफाई करते हैं, जैसे मेथड्स वगैरह, ये मेथड फॉल्टी है तो दूसरे मेथड को यूज कर लिया, तो मेथड्स को एडजस्ट करते हैं। ओरिजिनेशन, ये सबसे ऊपर का स्किल है जिसमें एक न्यू पैटर्न मिलता है हमको, जैसे कोरियोग्राफ, डांस को कोरियोग्राफ कर रहे हैं। अब डांस आ गया है तो हम उसको कोरियोग्राफ कर रहे हैं, क्योंकि हमको सारे स्टेप्स आते हैं। अब हम अपना कुछ नोवेलिटी भी ला सकते हैं। तो ये ओवरऑल मैंने एक पेज पे सारा जो जितने भी हमारी टैक्सोनॉमीज थी इनको रख दिया है। जैसे कि ब्लूम की टीचिंग इम्प्लीकेशंस क्या थी, इसमें इस वर्ब्स का यूज करेंगे, है ना। हेल्प्स डिज़ाइन बैलेंस असेसमेंट एट ऑल कॉग्निटिव लेवल्स, ये हायर थिंकिंग स्किल्स को इनकरेज करता है। कैथोल में क्या है, क्लासरूम एप्लीकेशंस क्या है, ये रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, कोऑपरेशन को बढ़ाएगा, इनकरेज करेगा स्टूडेंट पार्टिसिपेशन और रिफ्लेक्शन को। स्टोरी टेलिंग, मोरल डिस्कशन एंड रोल प्ले इसमें मिलेगा आपको। ये क्या करता है, फोकस, मोटर स्किल्स, कोऑर्डिनेशन, फिजिकल एक्टिविटीज़ को करता है। इसमें लर्निंग ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा क्रिएटिविटी की तरफ जाती है। जैसे एग्जांपल है इसमें, फिजिकल एजुकेशन में क्या है, ऑब्जर्वेशन करते हैं पहले कि कोई, जैसे मुझे वॉलीबॉल खेलना है तो मैं बैठ के देखूंगा पहले वॉलीबॉल ने क्या किया, लिबरो पोजीशन पे बंदा क्या कर रहा है, जो स्मैश कर रहा है वो कैसे कर रहा है, तो मैं देखूंगा कुछ टाइम बाद, फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा, फिर मैं बार बार खेलूंगा। उसको खेलने के बाद एक बार मेरे पे मास्टरी आ जाएगी, मैं भी एक अच्छा प्लेयर बन पाऊँगा। इसके बाद आते हैं हम RSDF के, इनका आइडिया क्या था, इमिटेशन से इनोवेशन की तरफ। इमिटेट, कब तक आप इमिटेट करोगे किसी चीज़ को, आपको इनोवेट भी करना होगा कहीं जाके। तो फिर हम देखते हैं एक सिंप्लीफाइड 5 लेवल मॉडल जो कि मिलता है हमको RSDF में, है ना। और इसमें स्किल डेवलपमेंट और मास्टर की बात होती है। ओके चलिए, तो क्लासरूम एप्लीकेशंस क्या हैं टैक्सोनॉमीज़ की, वो देख लेते हैं। फ्रेम लर्निंग आउटकम्स यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ब्स। ओके, यूज़ वेरीड एक्टिविटीज़ जैसे लेक्चर, ग्रुप वर्क और लैब वर्क, ये सब जरूरी होता है, ये करना ही है हमको। डिज़ाइन असेसमेंट टूल्स, जैसे टारगेटिंग ईच डोमेन, हर डोमेन को हमको टारगेट करना है, उसी हिसाब से हमको टूल्स ऑर्गेनाइज करने हैं। इंश्योर बैलेंस ग्रोथ, जैसे कि हेड हर्ट, अब आप जैसे कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए हम कैसी कैसी क्लास लेते हैं। जैसे हमारा एक सब्जेक्ट रहता है मोरल स्टडीज़, देखा हुआ आपने, मोरल स्टडीज़ के बारे में बात की जाती है। और एक हमारा सब्जेक्ट है मैथ्स, सोशल, लैंग्वेज वगैरह भी हैं। इसके अलावा PT होती है हमारी, और स्पोर्ट्स का टीचर, वो स्पोर्ट्स का एक सेक्शन लगता है। तो हम क्या कर रहे हैं, सभी डोमेन्स पे एक हॉलिस्टिक वे में जाने की कोशिश करते हैं। तो एक बैलेंस ग्रोथ चाहिए होती है हेड, हार्ट और हैंड की, मतलब 3H की एक बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए होती है हमको। अ गुड टीचर टीचर्स नॉट ओनली फैक्ट्स बट ऑल्सो वैल्यूज़ एंड स्किल्स। तो कोई अच्छा टीचर वो नहीं है जो आपको आके बस पढ़ा दे कि हल्दी घाटी का बैटल इस टाइम पे हुआ था, हुमायूं ऐसा था, बल्कि आपको क्या एक वैल्यूज़ भी सिखाए कि अगर वो बैटल हुआ था उसमें 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 से क्या हमको एक पॉजिटिव एस्पेक्ट मिलता है, क्या नहीं करना चाहिए आगे, और उसमें स्किल्स कौन कौन सी यूज़ की थी। तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर मेरा अच्छा लगा होगा। तो अब मैं नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें इसके क्वेश्चन आंसर्स को, जो टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसको डिस्कस करूँगा और इसके बचे हुए पार्ट को डिस्कस करूँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू स्कॉलर्स, और लर्न मोर ग्रो मोर, और हम मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कोशिश करूँगा आपको पूरे मार्क्स दिलाने की। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।